देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर अपनी स्थिति स्पष्ट करी। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष का चयन चुनावी प्रणाली से होना चाहिए। इस बाबत शनिवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुख्यमंत्री से सचिवालय में लंबी बातचीत हुई। तकरीबन ये बातचीत 1 घंटा चली। बातचीत के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष का चुनाव पीसीसी के डेलीगेट्स द्वारा सर्वसम्मति और एक राय से किया जाता है। इस पर बाद में हाईकमान की मुहर लगती है। पीसीसी के 80 डेलीगेट्स अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, उसी तरह पीसीसी के चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्ष को चुनते हैं। बकौल सुखविंदर सिंह, यूं तो 5 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन हाईकमान चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस ओहदे के लिए मनोनीत या नामांकित करने का कोई औचित्य नहीं है। और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, शिमला में बात करते हैं मोहित प्रेम शर्मा से। मोहित, आज जो ये बैठक हुई है शिमला में सचिवालय में, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए रूपक, ये जो बैठक हुई है ये एक साफ तौर पर दर्शाती है कि कांग्रेस जो सरकार है राज्य में और जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, कहीं ना कहीं अब भी वही दिख रहा है इसमें कि तालमेल जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो बेहतर नहीं लग रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो शुक्रवार को बयान देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अध्यक्ष है वो पूरी जो एक डिप्लोमेटिक तरीके है उसके साथ जो है वो डेमोक्रेसी के तरीके के साथ जो है वो चुना जाना चाहिए डेलीगेट्स द्वारा, जो कांग्रेस के संगठन होते हैं। उस पर आज ठाकुर सुखविंदर सिंह है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है सचिवालय में। करीब 1 घंटा तक ये बैठक जो है वो चली है, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। और सूत्रों के मुताबिक जो है इसमें कई और बातें हुई हैं, चुनाव से जुड़ी बात हुई है, हार से जुड़ी जो है वो बातें इसमें हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार संगठन पर दबाव बना रही है हार को लेकर के कि जिम्मेवारी जो है एक चीज आपसे, संगठन अपनी तरफ से जो है वो उस पर सफाई दे रहा है। जी मोहित, आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ। हार हुई है, 4 सीटें कांग्रेस हारी है प्रदेश में। आपको नहीं लगता कि संगठन और सरकार इस हार के बाद आमने सामने आ गए हैं प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं 4 सीटें हार चुकी हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है वो उन्होंने पहले जो बयान दिया था, सबसे पहले उनका ये बयान आया था जो हार की वजह है वो मोदी की लहर थी। उसके बाद उनका दिल्ली दौरा हुआ रूपक, और वहां पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहीं ना कहीं जो है वो संगठन पर भी उन्होंने जो है हार की वजह जो है वो संगठन पर भी डाली कि संगठन ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। और अब जो है कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जिस तरह से संगठन जो है वो उसका जो अध्यक्ष है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो आना चाहिए, चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए। तो वहीं इस पर आज कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह जो है वो अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं। कुल मिलाकर संगठन और सरकार जो है दिख रहा है रूपक की आमने सामने आ चुकी है इस मुद्दे को लेकर के खास तौर पर। मोहित, वीरभद्र सिंह से बार बार विपक्ष इस्तीफे की मांग भी कर रहा है, एक तरह से कहे तो चुटकी ले रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए निश्चित रूप से दबाव जो है वो चारों तरफ से बनाया जा रहा है इस वक्त इस्तीफे को लेकर के, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष के जो नेता हैं प्रेम कुमार धूमल, वो रोजाना जो उनके बयान आते हैं उसमें वो सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग करते हैं वीरभद्र सिंह से। और वीरभद्र सिंह जो है उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि इस्तीफा किस बात का, यहाँ पर जो है वो सरकार की इसमें कोई भी गलती नहीं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते मुख्यमंत्री। और ऐसे में जो है लगातार विपक्ष जो है वो रुक नहीं रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे सतपाल सिंह सत्ती अध्यक्ष हैं बीजेपी के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, वो भी लगातार जो है वो कह सकते हैं दबाव बना रहे हैं मुख्यमंत्री पर कि वो इस्तीफा
दें। और दूसरी तरफ जो है संगठन और सरकार के बीच जो अभी भी तालमेल नहीं ठीक से नहीं बैठा दिख रहा है, कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बन सकता है इस वक्त मुख्यमंत्री पर भी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब से कुछ समय पहले शिमला में मुलाकात हुई है वीरभद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की सचिवालय में ये बैठक तकरीबन 1 घंटा चली और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगठन की संरचना की पूरी जानकारी वीरभद्र सिंह को दी और उनको स्पष्टीकरण दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था, इसलिए वह बीजेपी के नेताओं के कहने पर त्यागपत्र नहीं देंगे। यह बात मंडी समिति के अध्यक्ष और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। प्रेम कौशल ने कहा कि देश में बीजेपी की जीत हुई है, जिसकी वजह नरेंद्र मोदी है, लेकिन अगर हिमाचल बीजेपी के नेता सोच रहे हैं कि जीत उनकी बदौलत हुई है तो वह गलत है। कौशल ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल कहते हैं कि कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में है, तो वह खुलासा करें कांग्रेस के कौन कौन से विधायक उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जनता को इस तरह से गुमराह करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। चुनाव प्रचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके प्रति लोगों में कहीं कोई उत्साह नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हिमाचल प्रदेश के अंदर हासिल हुई है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का कोई योगदान नहीं। मात्र देश की जनता ने ये मन बना लिया था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और इसी वेव के चलते, इसी हवा के चलते हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है। आज उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह के अलावा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनके संपर्क में है। मैं धूमल साहब से जानना वो क्या कहना चाहते हैं कि सारी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है हिमाचल प्रदेश की, या धूमल साहब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के अलावा सारे के सारे नेता उनके संपर्क में। तो क्या कोई ऐसी योजना है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेगी और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में धूमल साहब झूठ बोलते आए हैं, पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मात्र भ्रमित करने के लिए एक राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की बयानबाजी जो है। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह को हराने वाले भाजपा के रामस्वरूप का रामपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रामपुर बाजार में जुलूस निकाला गया और पुरोहित मंदिर के सामने जनसभा की गई। रामस्वरूप के मुताबिक पिछली सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश के कई मामले लंबित हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल को होगा। रामस्वरूप शर्मा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रामपुर, निरमंड और आसपास के इलाकों में लोगों का धन्यवाद करने पहुंचे। रामस्वरूप का रामपुर पहुंचते ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रामपुर मिनी सचिवालय से रामपुर बाजार पुरोहित मंदिर तक जुलूस निकाला। पुरोहित मंदिर के आगे लोगों को संबोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मंडी लोकसभा हलके की जनता ने जो विश्वास जताया है उसका हम सम्मान करेंगे। रामस्वरूप ने कहा, पिछली सरकार के समय केंद्र से जुड़ी समस्याओं और कार्यों पर काम नहीं हुआ, चाहे वह रेल का मुद्दा हो या फिर पर्यटन अथवा हवाई अड्डों का विस्तार। इन कामों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यूपीए सरकार 10 वर्ष रही, सारे मामले हमारे लंबित रखे हैं, चाहे रेल विस्तार की बात हो, चाहे कृषि या फलों पर आधारित उद्योग लगाने की बात हो, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, सारे हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार की बात हो, सारे मामले लंबित पड़े हैं। और जैसे ही दिल्ली में सरकार गठित होगी, मेरा प्रयत्न रहेगा कि सारी कामों को तीव्रता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने जेपी नड्डा के राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा, अगर ऐसा होता है तो यह हिमाचल के लिए गर्व की बात होगी। नड्डा के पास विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा तक और संगठन का लंबा अनुभव है। प्रदेश को प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रांत के एक कार्यकर्ता अब राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करेंगे और उस पार्टी का जो पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी और उसके पूरे विश्व में जो जाने वाले नेता नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री होंगे देश के,
उस पार्टी का नेतृत्व नड्डा जी करेंगे तो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। इस सभा को भाजपा नेता प्रेम कुमार ड्रेक, श्यामलाल गुप्ता और अनिल चौहान ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। डे एंड नाइट न्यूज के लिए रामपुर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट। उधर शिमला लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बनने के बाद पहली बार सोलन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि वह पूरे कार्यकाल के दौरान जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें प्राथमिकता से पूरा करना चाहेंगे। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल को औद्योगिक पैकेज 2020 तक बढ़ाए जाने, सिरमौर क्षेत्र की गिरिपार हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने और प्रदेश में रेल मार्ग विस्तार सहित अन्य मुद्दों को लेकर वो केंद्र से लगातार मांग करेंगे। साथ ही साथ अफीम की खेती की भी बात हमने चलाई है। मेरी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले तो ये कि कुछ मुद्दे हमने जो पिछले 5 वर्षों में उठाए हैं, जिसमें रेलवे का विस्तारीकरण है या हमारे जो सेब के ऊपर जो है आयात शुल्क 100% लगे, वो बात है। और एक और जो हमने कहा कि जनजातीय क्षेत्र जो हमारा सिरमौर में गिरिपार का क्षेत्र वो जनजातीय घोषित हो, ये कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं कि वो आने वाले 5 वर्षों में हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ अफीम की खेती की भी बात हमने चलाई है, उस पर भी चर्चा हो और हमें हिमाचल प्रदेश में एक अल्टरनेटिव क्रॉप के रूप में दवाइयाँ बनाने के लिए जो हमें अफीम की ज़रूरत है मॉर्फिन के रूप में, वो हिमाचल प्रदेश को अगर मिलेगी तो यहाँ के किसानों का काफ़ी लाभ होगा। और साथ ही हमारे हिमाचल प्रदेश में ऑफ सीजनल बेमौसमी जो सब्जियां हैं उसका उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर अगर एक बड़ा उपक्रम कोई ऐसा हमारा यूनिट यहाँ पर लगेगा ताकि है या बॉयल्ड जो सब्जियां हैं वो टिन में बंद करके जो है वो भेजी जाए, बाहर को एक्सपोर्ट की जाए, तो उसका लाभ मिलेगा और यहाँ के किसानों को भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। उधर शिमला में हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में उपकुलपति का विरोध जारी है। जी हां, उपकुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी को हटाने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी एसएफआई का विरोध जारी रहा। वहीं शनिवार को भी एसएफआई ने शिमला के जिला कार्यालय के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया और अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कई लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में एसएफआई की मुहिम को अपनी तरफ से समर्थन दिया। एसएफआई का आरोप है कि उपकुलपति के अब तक के कार्यकाल में फीस बढ़ोतरी जैसे कई छात्र विरोधी फैसले लेकर राज्य के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। वहीं विश्वविद्यालय में रूसा प्रणाली लागू करने पर भी एसएफआई ने अपना विरोध दर्ज करवाया। एसएफआई का कहना है कि वो विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ अपना आंदोलन तब तक जारी रखेगी जब तक कि उन्हें उनके पद से हटा नहीं दिया जाता। आज हम सिग्नेचर कैंपेन जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, इस बात और इस मुद्दे को लेकर करवा रहे हैं कि जब से लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर वीसी आए हैं तब से लेकर लगातार छात्र विरोधी निर्णय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ले रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखो कभी फीस वृद्धि का प्रपोजल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ला रहे हैं और साथ में साथ जो रूसा हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है, इसके विरोध में हम ये जो सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे करवा रहे हैं। वहीं शिमला में एक छात्र ने फंदे से झूलकर जान दे दी। ये छात्र शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। छात्र की पहचान गुजरात के राजकुमार पटेल के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। गुजरात का रहने वाला राजकुमार शिमला में एक पीजी में अपने दोस्त के साथ रह रहा था। यह घटना कल सुबह की है, जब उसके दोस्त ने उसे कॉलेज जाने के लिए कहा, लेकिन उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। जब दोस्त शाम को कमरे में पहुंचा तो उसने राजकुमार को फंदे से लटका हुआ पाया। इस छात्र ने खुदकुशी क्यों की, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं शिमला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्ले ने कहा है कि शव के पास से गुजराती में लिखा हुआ सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि फांसी लगाने की क्या वजह थी। इस इंफॉर्मेशन पुलिस स्पॉट पे गई तो देखा कि वो हैंगिंग पोजीशन में था, उसने हैंगिंग कर रखी थी। और उसके बाद पुलिस ने फिर मौके की तफ्तीश करी, फोटोग्राफ वीडियोग्राफी वगैरह करी और आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी। और आज बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन चल रहा है, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि सुसाइडल हैंगिंग है या हैंगिंग कैसी है और उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है। वहीं मौके से ही हमको ये जो
लड़का है ये मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है और इसकी करीब 20 साल की उम्र है इसकी, और ये जो APG यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ता था ये। हमको वहाँ पे मौके से एक डायरी भी मिली है जिसमें कि गुजराती में लिखा हुआ है, और उसको हमने जो ट्रांसलेट किया है तो उससे पता चल रहा है कि उसने उसमें मरने का जिक्र भी किया है उस डायरी में। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर छानबीन शुरू कर दी है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए शिमला से राजेश के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर पुलिस के गुप्तचर विभाग ने चरस की एक बड़ी खेप के साथ पक्का भरो इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी युवक पर 20 ND एंड PC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस युवक को हमीरपुर के CGM कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। चंबा जिले के चुराह तहसील का रहने वाला वशील लाल नाम का ये युवक हमीरपुर पुलिस के गुप्तचर विभाग ने रात 1:30 बजे पक्का भरो के पास 2 किलो 900 ग्राम 50 चरस के साथ इसे रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक जब गुप्तचर विभाग की टीम पक्का भरो के पास गश्त कर रही थी, तभी वंशी लाल एक बैग के साथ बस से उतरा। पुलिस टीम को देखकर वंशी वहां से भागने लगा और इसी दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से 2 किलो 950 ग्राम चरस बरामद की गई। मामला ये था, रात को करीब 2:30 बजे मैं और ASI प्रताप सिंह व मेरे बाकी मुलाजमान गश्त पर हमीरपुर भरो चौक पर थे, तो एक व्यक्ति जो कि अपने दाहिने कंधे पर एक बैग उठाकर हीरानगर की रोड से हमीरपुर आ रहा था, जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया व खिसकने लगा, जिसे शक के बिना पर पकड़ा और इसकी तलाशी ली गई। उसके बैग में से 2 किलो 950 ग्राम चरस मिली, जो इस बिना पर मुकदमा रजिस्टर करवाकर दोषी को गिरफ्तार किया गया, जो आज अदालत में पेश की जा रहा है। सट्टे के खिलाफ मुहिम में ऊना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापा मारकर करीब 90,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया है। ऊना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापे के तहत करीब 90,000 रुपए बरामद किए हैं। ACP वीरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ऊना में शहर से गांव तक सट्टे का काला खेल खेला जा रहा है। इस काले खेल पर लगाम लगाने के मकसद से पुलिस ने शहर में भी छापेमारी की। पुलिस को एक जूस की दुकान से भी सट्टे की पर्ची समेत 85,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। यहाँ ऊना में दड़ा सट्टा के केसेस के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही थी, तो कई बार यहाँ पुलिस वालों ने दड़ा सट्टे के केस दिए भी और काफ़ी संख्या में यहाँ पे केस रजिस्टर भी हुए हैं। लेकिन आज हमें कोई खबर मिली थी कि यहाँ पे कोई हैप्पी नाम का जो बस स्टैंड के साथ ही रहता है, वो दड़ा सट्टे की काफ़ी पर्चियाँ लगाता है और उसके पास से भारी मात्रा में पैसा भी मिल सकता है। तो आज अभी इसके घर में, इसकी दुकान में हमने रेड मारी, जिसमें कि 85,785 रुपये बरामद किए हैं, जो कि दड़े सट्टे के हैं, जिसके ऊपर हमने गैम्बलिंग एक्ट में केस रजिस्टर किया है और इसमें कार्रवाई चल रही है। पुलिस के मुताबिक ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। पुलिस की माने तो सट्टा अंकों का खेल होता है और नंबरों के इस खेल में लोग अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं, शायद इस सोच में कि ये नंबर उनकी किस्मत चमकाएंगे। ऊना में इस खेल ने कईयों को कंगाल बना दिया है। ऊना में बड़े पैमाने पर सट्टे का काला खेल बेरोक टोक चल रहा है, जिसमें कई लोग अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर चुके हैं, तो वहीं स्कूली बच्चे भी इस लत में फंस चुके हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में इस काले खेल से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस के इस अभियान की बदौलत इस खेल पर कुछ हद तक लगाम लगेगी। ऊना से डे नाइट न्यूज के लिए सतपाल पंघाल की रिपोर्ट। वहीं सोलन के माल रोड पर बीती रात चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ डाले। हैरानी की बात यह है कि इन दुकानों से कुछ ही दूरी पर जिला पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त का कार्यालय भी है, लेकिन चोरों के हौसले को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें पुलिस का कोई डर हो। चोरों ने 4 दुकानों में से 3 दवा दुकानों को अपना निशाना बनाया, जिससे पुलिस की जांच की सुई नशेड़ियों की तरफ घूमती नजर आ रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पुलिस रात को ना के बराबर गश्त लगाती है, जिसकी वजह से आए दिन चोर उनकी दुकानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो सोलन रहने लायक नहीं रहेगा। वहीं पुलिस
के अतिरिक्त अधीक्षक पदम चंद ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा निरंतर चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान कोताही पाई जाएगी या जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही कहेंगे पुलिस की नाकामयाबी है कि भी ऐसी वारदातें शहर में मेन रोड के ऊपर बार बार हो रही है और अभी तक कोई भी जो है पकड़ा। सुबह 6 बजे पता लगा, जहाँ स्वीपर आया उसने देखा नाली में ताला टूट के गिरा हुआ था, तो उसने बुलाया, तब हमने आगे देखा सारे दोनों टूटे हुए थे। दुकान हमने खोल के देखी, गल्ला वगैरह तो ठीक था, बाकी क्या कुछ उठा के ले गया कोई पता नहीं। कल रात यहाँ माल रोड सोलन में कुछ शरारती लोगों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए और इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया और छानबीन कर रहे हैं। नाहन के एक निजी स्कूल में सूक्ष्म विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीएम विवेक शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीजीएम विवेक शर्मा ने बच्चों को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोगों के मन में धारणा बनी होती है कि कानून और न्यायालय सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आधार के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी नियमों के मुताबिक सामान्य वर्ग के कोर्ट में अपनी आय का ब्यौरा और जरूरी दस्तावेज देकर मुफ्त कानूनी सहायता पाई जा सकती है। ऐसे करने से उस व्यक्ति का मुकदमा सरकारी वकील लड़ता है। आमतौर पर लोगों में ये धारणा बैठ गई है कि जो कानून है या न्यायालय है ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि वही लोग वकीलों का खर्च उठा सकते हैं, वही अन्य दस्तावेजों का खर्च उठा सकते हैं। परंतु लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। न्यायालय में एक दरखास्त देगा, बताएगा कि मैं सामान्य वर्ग से हूं, तो अपनी आय सीमा का प्रमाण पत्र लगाए। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।